हेलो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने इस यूनिट में बात की है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है वो चलता है तो वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसको कितना फोर्स लगता है, उस फोर्स के बारे में बात की। फिर हमने ये भी सीखा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलता है, जैसे या तो वो किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर है, सोलेनॉइड के अंदर है या टोरॉइड के अंदर है, इस तरह की डिफरेंट शेप हैं, जैसे सिलिंड्रिकल है, इन सब में हमने सीखा है कि इस चार्ज्ड पार्टिकल ने इटसेल्फ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए या तो हमने बायोट सेवर्ट लॉ को लगाया या एम्पेयर सर्कुलर लॉ को लगाया, और उन दोनों से हमें पता चला कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो हमारे को वो नॉलेज हुआ। अब नेक्स्ट हम ये सीखेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो चल रहा है, एक बार उसको चला के देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो देखेंगे कि कितना फोर्स लगता है। फिर उसको चला के देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फिर देखेंगे कि कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर। फिर हम कंबाइंड करके शायद नेक्स्ट क्लास में कि जब दोनों ही प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो वो दोनों मिलके उस अकेले चलते हुए चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ द थर्ड यूनिट, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना चार्ज लगेगा। तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल जो इंटर करेगा वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा। ये हमारी गिवन कंडीशन है। अब मैं मानता हूँ कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और उसका मास जो है मैंने मान लिया स्मॉल m है। अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, मान लिया XY स्क्रीन, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो ये सीधा जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पॉइंट ए पे आके टकरा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो देयर विल बी नो एनी इफेक्ट ऑफ एनी फील्ड एंड देयर विल बी नो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो सेकंड मैं क्या करता हूँ, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है हमने इसको मान लिया OX डायरेक्शन, तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड perpendicular to the direction of motion of the charge particle। अब अगर मैंने ये डायरेक्शन दिखाई है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है जो पहले स्ट्रेट जाने वाला था, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर में होगा तो ये स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ऊपर वाला नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये v वेलोसिटी से इसके अंदर इंटर किया था, लेट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इनिशियली जो है मैंने मान ली वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल v, तो अब ये सीधा तो नहीं जाएगा क्योंकि इसको ये अट्रैक्ट भी करता है, ऊपर वाला नीचे वाला रिपेल भी करता है, और इसकी खुद की वेलोसिटी v होने की वजह से ये आगे तो जाना चाहता है, आगे तो जाएगा लेकिन स्ट्रेट नहीं जा पाएगा। ये इसको रिपेल करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये धीरे धीरे करके क्या करेगा,
ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। और जैसे ही फील्ड खत्म होगा, फील्ड खत्म होते ही ये स्ट्रेट लाइन फिर चलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये ए की बजाय ए डैश पॉइंट पे मीट करेगा। तो ये यहाँ ओ से चला, अगर फील्ड नहीं था तो ये गया था ओ ए वन ए, और अगर फील्ड है तो ये जाएगा ओ ए वन डैश ए डैश पे। मान लिया जो फील्ड हमने अप्लाई किया वो सिर्फ एक्स डिस्टेंस पे अप्लाई किया है, तो इसकी जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स नहीं लगा है, फोर्स इसके ऊपर लगा है सिर्फ वाई डायरेक्शन में। तो इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है वो तो सेम एज इट इज रहेगा, वी ही रहेगी इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो लेट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to cross the field is t। तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। अगर x डायरेक्शन में कंसीडर करें तो उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो चेंज होने वाली है नहीं, v ही रहेगी। और x डायरेक्शन में फील्ड की लेंथ है x डिवाइडेड बाई टाइम t, तो इसको इतना टाइम लगेगा क्रॉस करने में x बाई v। वाई डायरेक्शन में मैं क्या मान लेता हूं कि ये जो क्रॉस करने के बाद जितना ये ऊपर उठा है ये डिस्टेंस मैंने मान ली वाई, ये वाई डिस्टेंस जो है ऊपर उठ गया अपनी इनिशियल पोजीशन से, जो पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी वाई पोजीशन पे ये ऊपर उठ गया। अब वाई डायरेक्शन में मुझे निकालना है कि ये कितना उठा है, उसको अगर मुझे निकालना है तो मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर इन वाई डायरेक्शन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये मैंने अप्लाई किया वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में जो फाइनली डिस्प्लेसमेंट है ये इतना है जिसको मैंने वाई माना है, तो वाई इनिशियली वाई डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, क्योंकि इनिशियली तो ये उधर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे इंटर किया, इंटर करने के बाद एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आएगी ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनिशियली इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इंटू टी, ये 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू एक्सिलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, इसका हमें नहीं पता, इसको भी हम निकालेंगे। और टाइम टी जो है वो है एक्स बाई वी, इसका स्क्वायर। अब एक्सिलरेशन अलोंग वाई एक्सिस हम कैसे निकाल सकते हैं? एक्सिलरेशन अलोंग वाई एक्सिस हम निकाल सकते हैं अगर हमें वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स का पता हो। तो वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स कौन लगाएगा? वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसका नाम होता है Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही फोर्स लगाता है, Q इंटू ई। और फोर्स इजिकल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। तो एक तो फोर्स इजिकल टू Q इंटू ई, ये तो है फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक काइनेमेटिक्स से हमें पता है कि फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। तो दोनों ही वाई एक्सिस के अलोंग है, ये भी वाई एक्सिस के अलोंग, ये भी वाई एक्सिस के अलोंग, दोनों को हम इक्वल रख देते हैं, Q ई इजिकल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से एक्सिलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा? Q ई डिवाइडेड बाई एम। इस एक्सिलरेशन अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0 इंटू टी, ये तो 0 बन गया, प्लस 1/2 ए वाई है, तो ए वाई की जगह रख देते हैं Q ई बाई एम, और ये एक्स स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। यहाँ से ये y इज इक्वल टू Q ई बाई 2m वी स्क्वेयर, और ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। तो इस एक्स स्क्वेयर को उधर ही रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको मैं ये उधर ले आके 2m वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई Q ई इंटू में वाई। अब इसमें देखो 2 क्या है? कांस्टेंट है, m क्या है? मास ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल, जिस वेलोसिटी से वो इसके अंदर इंटर करता है, ये वो वेलोसिटी है विच इज फिक्स्ड गिवन बाय s।
Q है चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² इज इक्वल टू ए कांस्टेंट k इंटू वाई। और ये जो एक इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बनी है पैराबोला की, दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करता है तो वो जिस रास्ते को फॉलो करेगा उस रास्ते की शेप पैराबोलिक शेप होगी। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन पे पहुंचे कि दिस पाथ इज पैराबोलिक इन शेप, ये जो पाथ है पैराबोलिक होगा। और जैसे ही बाहर निकलेगा इससे उसके बाद ये जो है स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या सीख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरा कंक्लूजन हमने ये सीख लिया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी है तो इसका मतलब उसके ऊपर जो चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा वो होगा Q इंटू ई के बराबर, और वो चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में इंटर करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा -Q इंटू ई, और वो चार्ज पार्टिकल उसमें रिटार्डेशन करेगा, मतलब उसका नेगेटिव एक्सिलरेशन होगा, उसकी स्पीड घटती जाएगी। थर्ड जो केस है जो हमने अभी स्टडी किया है वो ये स्टडी किया है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगा देन इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ इनसाइड द चार्ज पार्टिकल, और वो जो है x डायरेक्शन में भी मूव करेगा और y डायरेक्शन में भी मूव करेगा, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये कंक्लूजन है। मैं ये तीनों पॉइंट लिख देता हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट है कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर करता है, इफ चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इट इज स्टेशनरी, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा +Q इंटू ई, और उसके ऊपर जो एक्सिलरेशन होगा या उस चार्ज पार्टिकल का जो एक्सिलरेशन होगा उसकी वेलोसिटी का बढ़ना जो होगा QE/m, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी विद दिस एक्सिलरेशन और उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा इफ़ इट इज एंटरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इट इज स्टेशनरी। दूसरा ये है कि इफ चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if charge particle is entering in the opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सिचुएशन में उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा -QE, और उस सिचुएशन में जो ये एक्सिलरेशन होगा वो होगा नेगेटिव एक्सिलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं या डेसिलरेशन बोलते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू -QE/m। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में इंटर करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव चार्ज इंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती जाएगी, उसकी स्पीड लगातार घटती जाएगी, और घटने के लिए जो रिटार्डेशन होगा वो QE/m के बराबर होगा। और थर्ड वन है, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटर करेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगा, तो वो चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी केस को निकाल सकते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसा है
और चार्ज पार्टिकल किसी एक वेलोसिटी जो एंट्री करती है वो किसी एंगल पे करता है, तो हम इसको दो कंपोनेंट बना लेंगे, v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो v cos थीटा मतलब ये तो वो कंपोनेंट बन गया जो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए तो ये रूल बनेगा। और ये v sin थीटा वो कंपोनेंट बन गया जो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए थर्ड वाला रूल बनेगा। ये तीनों रूल को भी मिला के जो फाइनल रिजल्टेंट इसका पाथ होगा ये उस पाथ को फॉलो करेगा। तो आप किसी के लिए भी जर्नल पॉइंट एंगल थीटा के लिए भी आप इसके चार्ज पार्टिकल के पाथ को बना सकते हो। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसका क्या पाथ होगा, क्या कैसे चलेगा, वो चलेगा नहीं चलेगा, क्या फोर्स लगेगा, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in an uniform magnetic field। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं मैं, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को इंटर करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका क्या पाथ है और कैसे चलता है वो। मान लिया दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं ऐसे जर्नल मान लेता हूं कि एक चार्ज पार्टिकल जो एंट्री करता है, थोड़ा और बड़ा बनाना चाहता हूं मैं इसको, अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जर्नली किसी थीटा एंगल पे एंट्री करता है, वेलोसिटी इसकी v है और ये थीटा एंगल पे इंटर करता है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, और चार्ज पार्टिकल की जो एंट्री है वो थीटा एंगल पे है। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो इसका ये होगा v1 cos थीटा, सॉरी v cos थीटा, इसको मैंने नाम दे दिया v1, और दूसरा इसका कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड v sin थीटा, इसका मैंने v2 नाम दे दिया। अब हमें पता है लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मतलब पैरेलल या फिर उसके एंटी पैरेलल, या तो 0 डिग्री एंगल बनाए या 180 डिग्री एंगल बनाए चार्ज पार्टिकल विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, तो v1 की वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। और दूसरा हमने क्या सीखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो वो उसके ऊपर फिर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो हमने बताया था Q V, अब V क्या है, V2 है, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इनटू B। तो दिस विल बी द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल बाई द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये इसके ऊपर इतना फोर्स लगाएगा। अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग लैप एंड रूल से, क्योंकि लॉरेंज फोर्स है, ये लॉरेंज फोर्स के बारे में मैंने बताया था। और ये जो फोर्स इसके ऊपर हम निकालेंगे वो निकालेंगे बाई अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि इस डायरेक्शन, ये जो फिंगर है हमारी ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करती है उसकी वेलोसिटी को। तो ये दोनों को परपेंडिकुलर रखो और इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारे लेफ्ट हैंड के थंब को रखो। तो इस डायरेक्शन में B को बना लो, इस डायरेक्शन में V को। जिस भी डायरेक्शन में ये हमारा थंब होगा वो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताने वाला है। तो देखो ये B मैंने ये बना दिया,
V परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये मैंने V बना दिया अपवर्ड। तो ये मेरा जो थंब है वो किधर गया, इस बोर्ड का जो सरफेस है उसके नॉर्मल एंड इनवर्ड गया। तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इनवर्ड। तो वो फोर्स इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल इनवर्ड। अब ये फोर्स इसको क्या करेगा, ये फोर्स इसको रोटेट करवाएगा। ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है पोल, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन ये ऐसे है यहाँ पे, तो वो इसको ऐसे लगातार रोटेट करवाता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल रोटेशन करना शुरू कर देगा ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, रोटेशनल मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी कंपोनेंट V2। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रोटेशनल मोशन में ये चार्ज पार्टिकल रोटेट करना शुरू कर देगा। अब अगर कोई चीज़ रोटेट करती है तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जनरेट होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पता है mv²/r ये होता है। लेकिन अब वेलोसिटी कौन सी लेनी है, V2 लेनी है, क्योंकि V2 की वजह से ये फोर्स लगा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना जनरेट होगा, mv²/r। तो ये फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके रोटेशन की वजह से, अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी हम ये बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये ज़्यादा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होने से चार्ज पार्टिकल छोड़ के बाहर चला जाएगा। ये ज़्यादा अगर होगा सॉरी, तो चार्ज पार्टिकल सेंटर की तरफ आ जाएगा, लेकिन वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में घूमता रहेगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। QV2B = mv²/r। तो ये इससे ये गया, एक पावर कट गई, V2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, QB/r। तो ये जो V2 की वैल्यू आई है, V2 को हम क्या लिख सकते हैं, V sin थीटा। V sin थीटा = हमारा आ गया QB/r। अगर हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो एंगुलर वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी जो कि V sin थीटा है डिवाइडेड बाई V = होता है ओमेगा × r। तो यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी आएगी, ये मैंने गलत लिख दिया, QBr/m लिखना था, सॉरी। V2 की वैल्यू QBr/m, QBr/m। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई रेडियस ये होती है। तो ये अगर इसको हम V sin थीटा की वैल्यू QBr/m, और इसको जब r से डिवाइड करेंगे तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा QB/m। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि वो कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कंप्लीट करेगा, तो ओमेगा = 2πν फ्रीक्वेंसी ये होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा / 2π। तो ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, ये रेडियन पर सेकंड, इसको 2π से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी। तो QB/2πm, इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतने रिवॉल्यूशन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि t = 1/ν होता है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2πm/QB। दिस इज टाइम पीरियड। तो ये जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से वो रोटेशनल मोशन में होगा, और वो रोटेशनल मोशन का जो प्लेन होगा वो B के भी और इसके भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। उसकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, वो सब हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब नेट इफेक्ट क्या होगा, अगर ये अकेली वेलोसिटी होती तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता रहता,
लेकिन ये एक दूसरी वेलोसिटी भी है v1 इजिकल टू वी कोस थीटा, जो कि ना तो घटने वाली ना तो बढ़ने वाली, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये आगे की तरफ जाएगा और इसकी वजह से ये घूमता रहेगा। तो अगर हम दोनों मोशन को एक साथ कंबाइन करके देखना चाहें तो क्या बनेगा, इसकी वजह से तो रोटेशनल मोशन और इस वेलोसिटी की वजह से लीनियर मोशन। अगर हम रोटेशनल और लीनियर मोशन को कंबाइंड करेंगे तो वो बनता है हेलिकल मोशन या स्पाइरल मोशन। तो ये चार्ज पार्टिकल एक्चुअल में क्या करेगा, ये ऐसा चलेगा, इसकी वजह से सर्कुलर मोशन करना था इसको, लेकिन सर्कल कंप्लीट होने से पहले ये थोड़ा आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये ऐसे आगे चला जाएगा, ये सर्कल कंप्लीट करके मिलना तो चाहिए था इसको बिल्कुल यहाँ पे ऊपर, लेकिन ये थोड़ा आगे चला जाएगा। ऐसे ही इसको मिलना तो चाहिए था यहाँ के बाद यहाँ पर, लेकिन थोड़ा आगे चला जाएगा ड्यू टू v1 वेलोसिटी। तो इस तरीके से ये लीनियर मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है, और उसको हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। अब अगर हम ये जानना चाहें कि हर रोटेशन में ये कितना आगे जाएगा, तो हर रोटेशन में अगर हमें इसकी लीनियर डिस्टेंस निकालनी है कि कितना लीनियरली ये आगे बढ़ेगा, लीनियर डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो लीनियर डिस्टेंस ये कवर करेगा, ये जो वेलोसिटी है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें अगर हम टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, तो हमें पता चल जाएगा कि हर रिवॉल्यूशन में ये इतना आगे बढ़ेगा। तो हर रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ने के लिए एक तो वेलोसिटी हमारे पास फिक्स्ड है, वो तो v1 या v कोस थीटा इनटू में टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल इफ इट इज कंप्लीटिंग 1 साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करते वक्त ये कितना आगे बढ़ा, तो ये वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो v कोस थीटा इनटू में t1 की वैल्यू ये अभी निकाल चुके हैं हम लोग, टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई m बाई क्यू बी। ये t1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ t लिख दो। ये इतना आगे बढ़ेगा हर रिवॉल्यूशन में। तो हमने आज इतना ही सीखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो उसके साथ क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में करता है तो क्या होता है। कल की क्लास में हम पहले तो सीखेंगे ये जो अभी किया है इसके कुछ और कंक्लूजन्स, कि मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने से टोटल कंक्लूजन क्या निकालेंगे, एक तो वो सीखना है हमें। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इंटर करता है, कहीं पे दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं, तो फिर उसके साथ क्या होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर। थैंक यू।